नमस्कार दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर जिले के गांव में दो साधुओं और उनके ड्राइवर को गांव वालों ने बच्चा चोर समझकर इतना पीटा कि वो लोग वहीं के वहीं मर गए। ये लोग अपने साथी की फुंडल में मुंबई से सूरत जा रहे थे। इस घटना को लेकर पूरे देश में जमकर आक्रोश फैला और कुछ लोगों ने तो इस घटना को कम्युनल रंग देने की भी पूरी कोशिश की। मॉब लिंचिंग की ऐसी घटनाएं हमारे देश में लगातार और बार बार हो रही हैं और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। अगर पिछले 5-6 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि 2015 में यह सिलसिला मोहम्मद अखलाक की मौत के साथ शुरू हुआ था, जिसे जबरदस्त मीडिया कवरेज मिला था। इसके बाद 2016 में झारखंड में मजलूम अंसारी इम्तियाज खान, 2017 में अलवर में पहलू खान, 2018 में अलवर में रघवर खान, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, 2019 में तबरेज अंसारी और 2020 में पालघर मॉब लिंचिंग। ये तो मैंने आपको कुछ ही केसेस बताए हैं दोस्तों। इन केसेस की लिस्ट बहुत लंबी है। हेड क्राइम वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2009 से अप्रैल 2019 के बीच हमारे देश में 282 से ज़्यादा हेड क्राइम्स हुए हैं, जिनकी वजह से 100 से ज़्यादा मौतें और 700 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। हेड क्राइम वो क्राइम है जिसमें खाली विक्टिम को टारगेट नहीं किया जाता, बल्कि विक्टिम की पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। हेड क्राइम वॉच की इस रिपोर्ट के अनुसार इन अटैक्स में 57% केसेज में विक्टिम मुसलमान, 13% केसेज में हिंदू और 15% केसेज में क्रिश्चियन थे। इन 282 केसेज में दोस्तों 56% केसेज में अटैक करने वाले हिंदू और 12% केसेज में अटैक करने वाले मुसलमान थे और 90% से ज़्यादा ऐसे अटैक्स 2014 के बाद हुए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। 2012 से 2018 के बीच गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग के 88 केसेज सामने आए हैं, जिनमें से 86 केसेज 2014 के बाद सामने आए हैं। कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि हमारी सरकारी एजेंसी एनसीआरबी जो क्राइम का रिकॉर्ड रखती है, उसने 2017 में मॉब लिंचिंग को अपनी क्राइम की कैटेगरी में रखा था। डाटा भी कलेक्ट किए थे और 1 साल की देरी के बाद डाटा भी रिलीज किए, लेकिन मॉब लिंचिंग से रिलेटेड डाटा रिलीज नहीं किए और होम मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया कि हमारे पास रिलायबल डाटा नहीं है। अब सवाल ये है दोस्तों कि लिंचिंग के वक्त इन लोगों की साइकोलॉजी क्या रहती है। क्या ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होने वाला है। 100, 200, 300 लोगों की भीड़ कैसे एक आदमी को मारने के लिए इतनी पागल हो सकती है। आइए जानते हैं इन लोगों की साइकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार इन लिंचिंग करने वालों की साइकोलॉजी ये होती है कि ये सोचते हैं कि ये एक एंटायर कम्युनिटी के ठेकेदार हैं और लिंचिंग करते वक्त इनके जहन में ये रहता है कि ये किसी इंडिविजुअल को नहीं मार रहे, बल्कि सामने वाली कम्युनिटी को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और सोचते हैं कि इस काम में उनकी खुद की कम्युनिटी उनके साथ है। इसका एक कारण और भी है दोस्तों, जो कि इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से है। ये सोचते हैं कि सरकार हमारे साथ है या फिर हमारी सरकार है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या फिर सरकार हमें बचा लेगी, और इनफैक्ट लगातार ऐसा हो भी रहा है। जुलाई 2018 में बीजेपी के मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने मॉब लिंचिंग के 8 एक्यूज्ड का जेल से बाहर आने पर माला पहनाकर स्वागत किया था, जिन्होंने अलीमुद्दीन अंसारी नाम के व्यक्ति की गोरक्षा के नाम पर हत्या कर दी थी। बीजेपी के एक और मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी से जब राइजिंग मॉब लिंचिंग के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द मॉब लिंचिंग केसेस आर फैब्रिकेटेड एंड फेक। मल्टीपल ओकेजन्स पर बीजेपी के नेताओं द्वारा मॉब लिंचिंग एक्यूज्ड का सपोर्ट करते हुए भी देखा गया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मॉब लिंचिंग इज द स्लो प्रोसेस ऑफ जस्टिस। लिंचिंग के ज्यादातर मामलों में पुलिस की कार्रवाई भी शक के दायरे में रही। उन्होंने मल्टीपल ओकेजन्स पर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉल किया और क्राइम को कवर अप करने की कोशिश की, और तो और सस्पेक्ट को पकड़ने की बजाय उन्होंने विक्टिम पर ही केस दर्ज किया। ऐसा ही देखने को मिला तबरेज अंसारी के केस में। भीड़ के द्वारा पीटने के बाद भी पुलिस ने तबरेज को ही गिरफ्तार किया और उसको ही हवालात में रखा, जबकि वीडियो साफ पता चल रहा था कि भीड़ उसे बाइक चोरी के नाम पर लगातार पीटे जा रही है और जय श्री राम के नारे लगवा रही है। पुलिस की क्रूरटी इस कदर रही कि पुलिस ने तबरेज को इलाज तक के लिए इजाजत नहीं दी और 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। 2018 में रघवर खान को भीड़ के द्वारा बुरे तरीके से पीटे जाने के बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के बजाय पुलिस रास्ते में चाय पानी पीने लगी। और ऐसा ही देखने को मिला अभी पालघर मॉब लिंचिंग के केस में कि कैसे बेचारा साधु पुलिस पर विश्वास करके पुलिस से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है और पुलिस उसे भीड़ के हवाले कर देती है और भीड़ उसे बुरी तरीके से मारती है। मल्टीपल ओकेजन्स पर पुलिस की शर्मनाक हरकतें मॉब लिंचिंग करने वालों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती हैं और वो निडर होकर लिंचिंग करते हैं और इसीलिए लिंचिंग्स लगातार बढ़ती भी जा रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत होता है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली बीजेपी इन लिंचिंग्स के नाम पर इलेक्शंस में वोट मांगती है। न्यू दिल्ली टीवी के एक सर्वे के अनुसार 2014 से 2018 के बीच पिछले 5 सालों की तुलना में इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा
हेट स्पीचेज में 500% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। इनमें से भी 90% केसेस बीजेपी के नेताओं के हैं। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये ऑरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी है, और उन्होंने सेंटर और स्टेट्स को निर्देश दिए कि वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्यूनिटिव, प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर्स ले, और डायरेक्ट किया कि कहीं भी भीड़तंत्र कानून अपने हाथ में ना ले। इसके एक साल बाद जब कोर्ट ने इन स्टेट्स और सेंटर से रिपोर्ट मांगी तो उनका जवाब बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि किसी ने सुप्रीम कोर्ट को सीरियस ही नहीं लिया था। गवर्नमेंट की सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अभी तक सिर्फ 3 राज्य, राजस्थान, मणिपुर और वेस्ट बंगाल ने ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पारित किया है। इवन जुलाई 2019 में जब 49 सेलिब्रिटीज ने प्रधानमंत्री को मॉब लिंचिंग रोकने के लिए पत्र लिखा तो उल्टा उन पर देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया। और तो और 61 सेलिब्रिटीज जो हर समय प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहते हैं, उन लोगों ने उनके लेटर के विरोध में एक लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने बताया कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बना रखा है और ये लोग प्रधानमंत्री और देश की इमेज खराब करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे आसपास के लोगों के साथ है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तब ये लोग बोलते हैं कि ये लोग तब कहाँ थे, ये लोग तब क्यों नहीं बोले, ये लोग आज क्यों बोल रहे हैं। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी पालघर में मॉब लिंचिंग की घटना हुई तब बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर आउटरीच दिखाया। इनमें ज़्यादातर लोग इस बात के लिए कंसर्न नहीं थे कि पालघर में मॉब लिंचिंग की ऐसी घटना क्यों हुई, लॉकडाउन होने के बावजूद भी वहाँ इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए और दोषियों को पकड़ा गया है नहीं। लेकिन इस बात के लिए ज़्यादा कंसर्न थे कि अब कहाँ गई वो मोमबत्ती गैंग, अब कहाँ गई वो अवार्ड वापसी गैंग। इस तरीके की बात करके ये लोग पूरे मामले को तुच्छ बना देते हैं और सरकार पर कोई दबाव भी नहीं बनता है। मेरा इन लोगों से यही कहना है कि ऐसे घटनाओं पर तुच्छ राजनीति करने की बजाय इतना आउटरीच दिखाएं कि सरकार पर दबाव बने और सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए मजबूर हो जाए। नमस्कार दोस्तों।